नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज क्लासेस में, जहां हम मैथ्स और साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर में हम लोग क्लास 9th तक बहुत कुछ जान चुके हैं। रियल नंबर किसको कहते हैं, किस टाइप का होता है, रियल नंबर कैसा होता है। जैसे कि हम लोग क्लास 9th में ही जान चुके हैं कि रैशनल और इरेशनल सभी को मिला के जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स कहलाता है। रैशनल और इरेशनल किसको कहते हैं, तो जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में आ सकता था, जहाँ p और q इंटीजर होता है, उसको रैशनल कहते थे, और जो नहीं आ सकता था उसको इरेशनल कहते थे। तो हम लोग एक्चुअली बचपन से अभी तक, जीरो से लेके अभी 9th तक और इनफैक्ट 10th क्लास तक जितना भी नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे, एकेडमिक करियर में जितना भी नंबर्स 10th क्लास तक हम लोग पढ़ते हैं, वो रैशनल इरेशनल सॉरी रियल नंबर ही होता है। रियल नंबर के अलावा इमेजिनरी नंबर होता है जो 11th-12th में इंट्रोड्यूस होता है। तो फिलहाल 10th तक हम लोग रियल नंबर्स में ही सीमित रहेंगे। तो हम लोग अभी तक जितना भी नंबर जानते हैं सारा रियल नंबर है। तो रियल नंबर जैसे कि 5 भी रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है, -3 भी रियल नंबर है, 1/2 भी रियल नंबर है, 0.7 भी रियल नंबर है, 1.5 भी रियल नंबर है, 1/3 भी रियल नंबर है, -2/7 भी रियल नंबर है। ये सब रियल नंबर है और ये सब एक्चुअली रैशनल भी है। और इरेशनल में कुछ ले लेते हैं रियल नंबर, जैसे √2 भी रियल नंबर है, √3 भी रियल नंबर है, √5 भी रियल नंबर है, क्यूब रूट ऑफ 7 या 5 कुछ भी ले लीजिए, ये भी रियल नंबर है, पाई भी रियल नंबर है। हाँ, और ये सब था इरेशनल नंबर जो कि हम लोग पढ़े थे। और जैसे कि 1.51 511 ये सब भी, हाँ, ये सब भी हमारा रियल नंबर्स है तो इरेशनल लेकिन रियल नंबर्स है। तो हम लोग जितने भी तरह के नंबर्स को लिखना अभी तक जानते हैं, 10th क्लास तक जितना भी जानेंगे सब रियल नंबर्स होगा। जो भी नंबर्स हम लोग देखे हैं, लिखते हैं, यूज करते हैं, वो सारा रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स में क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है कि रियल नंबर्स के बीच कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज छुपी होती है, उनको प्रूफ करना हम सीखेंगे क्लास 10th में। कैसे हम स्टैब्लिश करेंगे उन प्रॉपर्टीज को, और उनको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत होगी, जैसे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये सबसे पहला टूल है जो कि हमें सीखना है क्लास 10th में, जिसका इस्तेमाल करके हम कुछ प्रॉपर्टीज को स्टैब्लिश करते हैं। रियल नंबर के बीच कुछ प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं जिनको हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हेल्प से स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। चलिए शुरू करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या? सबसे पहले तो यहाँ जानिए, यूक्लिड्स जो है एक मैथमेटिशियन है, ग्रीक मैथमेटिशियन, 300 बीसी के आसपास उनका जीवन काल रहा है। तो उन्होंने ही एक लेमा दिया है। डिवीजन मतलब तो डिवीजन होता है, सब समझते हैं। लेमा मतलब होता है एक सर्टेन प्रूवन स्टेटमेंट, छोटा स्टेटमेंट। लेमा और थ्योरम लगभग एक ही चीज है। लेमा जो है, कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट प्रूव किया गया है तो उसको लेमा कहते हैं, और कोई मेजर रिजल्ट को प्रूफ किया गया तो वो थ्योरम कहलाता है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड ने एक स्टेटमेंट दिया जिसको प्रूफ किया गया है, प्रूवन स्टेटमेंट है, और उसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। स्टेटमेंट क्या है जरा जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist two integers q and r satisfying the equation a equals to bq plus r, where r is greater or equal than 0 and less than b। तो ये स्टेटमेंट है यूक्लिड साहब का। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, पॉजिटिव इंटीजर अगर a और b है,
ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स q एंड r, दो इंटीजर q और r एग्जिस्ट करते हैं सेटिस्फाइंग द इक्वेशन a इक्वल्स टू bq प्लस r, और ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि a को हम b टाइम्स q प्लस r लिख सकते हैं, where r is greater equal than 0 and less than b। तो ये स्टेटमेंट दिया यूक्लिड साहब ने। ऐसे कुछ बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन हम जब डिवीजन एक आप करके दिखाते हैं और उसमें कुछ वर्ड यूज करेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 5 से डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं कि 34, तो 5 से जब 34 को डिवाइड करते हैं तो 5 का टेबल पढ़ते हैं कितने टाइम्स में लग जाएगा, 5 6 जा 30, इसमें माइनस करेंगे 4 आएगा। तो ये जो 5 है ये हमारा डिवाइजर कहलाता है, डिवाइजर। और ये जो 34 है, ये 34 ये हमारा डिविडेंड कहलाता है, डिविडेंड। और ये 6 हमारा कोशंट कहलाता था, कोशंट ये बचपन से हम लोग जानते हैं डिवीजन करना, और ये सब नाम भी जानते हैं हम लोग। और ये जो आर है हमारा रिमाइंडर कहलाता है, रिमाइंडर। तो यूक्लिड साहब ने इस डिवीजन के प्रोसेस को ही एक सॉलिड स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा। उन्होंने कहा कि किसी भी दो इंटीजर a और b, पॉजिटिव इंटीजर a और b के लिए दो इंटीजर q और r ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि a इक्वल्स टू bq प्लस r लिखा जा सकता है, वेयर r इज ग्रेटर इक्वल देन 0 एंड लेस देन b। रिमाइंडर अब जरा इसी में आप समझिए, इसको हम बचपन में कैसे लिखते थे, डिविडेंड इक्वल्स टू, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ये रिमाइंडर था हमारा, ये रिमाइंडर था। तो हम लोग लिखते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बस वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में यही चीज लिखा हुआ है कि ये डिविडेंड हमारा समझ लीजिए, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं मान लीजिए इसको, तो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो उन्होंने एक्चुअली डिवीजन के प्रोसेस को ही एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया। डिवीजन हम लोग बहुत पहले से करना जानते हैं, डिवीजन हम 5000 साल पहले से करना जानते हैं, जबकि यूक्लिड हमारा 300 BC का है, तो लगभग आज से 2500 साल पहले, 24-2500 साल पहले का, तो तभी हमारा ये स्टेटमेंट आया। तो डिवीजन तो आता था हमें बहुत पहले से, यूक्लिड ने उसी को एक फॉर्म स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया, इक्वल्स टू bq प्लस r। तो इसमें एक्चुअली वो वही लिखना चाह रहे थे कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर ऑब्वियसली डिवाइजर से हमेशा छोटा ही आएगा। 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं किसी चीज को, तो रिमाइंडर हम कब लेते हैं, 5 से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा 5 से छोटा ही होगा, अगर इससे छोटा ही होगा, डिवाइजर से छोटा होगा रिमाइंडर। क्योंकि अगर ये इसके इक्वल होता तो एक और टाइम्स लग सकता था, 6 नहीं 7 बार में लग जाता, इससे बड़ा होता 5 से बड़ा होता तो ये और एक टाइम लग सकता था। हाँ 5 6 जा नहीं 5 7 जा कर लेते तब। तो यानी कि रिमाइंडर इस प्रोसेस में हमेशा रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, a इक्वल्स टू bq प्लस r वेयर r इज लेस देन b, r इज लेस देन b मतलब डिवाइजर से छोटा है रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 से लेके r तक, 0 से लेके b तक, मतलब b से छोटा होगा कोई नंबर और 0 से या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट दिया, तो स्टेटमेंट हम यहाँ से समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो वो एक्चुअली यही कहना चाह रहे हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये उनका स्टेटमेंट। तो वो इनको इस तरह से बोलते हैं कि दो इंटीजर के लिए, दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए, दो पॉजिटिव इंटीजर q और r, दो पॉजिटिव इंटीजर a b के लिए दो इंटीजर q और r इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि a इक्वल्स टू bq प्लस r लिखा जा सकता है, जहां पे r जो है b से छोटा कोई नंबर होगा और 0 या उससे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो ये था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये स्टेटमेंट है यूक्लिड्स का, और इसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम, यूक्लिड साहब का ये स्टेटमेंट है और इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर। सबसे पहले इसका एप्लीकेशन हम सीखेंगे
कि हाउ टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम दो नंबर्स के बीच HCF निकाल सकते हैं, और उन स्टेप्स को, उस प्रोसीजर को हमने कहा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब दूसरा टॉपिक आ जाता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या हुआ? एल्गोरिथम होता है सर्टेन वेल डिफाइंड स्टेप्स, कुछ स्टेप्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं उनको एल्गोरिथम कहते हैं। तो यूक्लिड ने डिवीजन एल्गोरिथम दिया है, और इस एल्गोरिथम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स। किसी भी दो नंबर्स के HCF को फाइंड करने के लिए हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? तो वो सर्टेन स्टेप्स है टू फाइंड HCF। तो हम लिख सकते हैं टू फाइंड HCF ऑफ A एंड D, या चलिए C एंड D मान लेते हैं, A भी यहाँ यूज हो चुका है, तो C एंड D, और इसमें एक कंडीशन है सच दैट C इज ग्रेटर देन 0। C बड़ा है, D छोटा है, मान लेते हैं। अगर D बड़ा है तो D इधर लिख देंगे, C तो D ग्रेटर देन C हो जाएगा, तो पहले D लिखाएगा फिर C, बस इतना ही है। टू फाइंड HCF ऑफ C एंड D सच दैट C इज ग्रेटर देन D, the algorithm are as follows. The algorithm are as follows. एल्गोरिदम किस टाइप का है? देखिए, स्टेप 1 एल्गोरिदम क्या है? स्टेप 1 है अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा on C and D to find, चलिए क्वेश्चन को Q और R ही रहने दे, Q एंड R। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल हम Q और R निकालने के लिए करेंगे। मतलब जैसे A इक्वल्स टू DQ प्लस R लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे C इक्वल्स टू DQ प्लस R, जहां R इज ग्रेटर इक्वल देन 0 एंड लेस देन D से डिवाइड कर रहे हैं तो D लेस देन D। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लगाएंगे C और D पे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है, अब देखिए इसमें C और D में जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो C इक्वल्स टू D को सर्टेन नंबर से इनटू कर सकते हैं, सर्टेन इंटीजर से, अब प्लस एक रिमाइंडर बचेगा, और ये रिमाइंडर जो है D से छोटा आएगा, D से छोटा आएगा, 0 या उससे बड़ा और D से छोटा आएगा। तो यानी कि R ये जो रिमाइंडर है या तो 0 आ सकता है, या 1 2 3 D तक आ सकता है, D के नीचे तक आ सकता है। हाँ, तो अगर स्टेप 2 में इफ R इक्वल्स टू 0, अगर R 0 आ गया, अगर R 0 आ गया, R अगर 0 आ गया तो यानी कि इसका मतलब C इक्वल्स टू DQ लिखा रहा है, प्लस 0 तो उसको नहीं लिख रहा, C इक्वल्स टू DQ। DQ का मतलब हुआ कि C जो है D को सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करके आ जाता है, यानी कि D का मल्टीपल है C, D का सर्टेन मल्टीपल है C। तो C और D का HCF तो D ही हो जाएगा, D छोटा था, D को ही मल्टीप्लाई कर करके हम C तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब C और D का HCF D ही है। तो इफ R इक्वल्स टू 0, HCF ऑफ CD इक्वल्स टू D। तो CD का जो HCF होगा वो D होगा। लेकिन अगर R 0 नहीं है, उसके अलावा कोई नंबर है, इफ R is not equals to 0, then apply Euclid's division lemma to D and R, D and R। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा D और R पे लगाएंगे, अर्थात हम क्या लिखेंगे, ऐसे यहां लिख दे रहे हैं हम, अर्थात हम क्या लिखेंगे, D इक्वल्स टू R इंटू समथिंग, जैसे कि मान लेते हैं कि R इंटू S प्लस एक रिमाइंडर T,
तो d इक्वल्स टू r इंटू एस और प्लस रिमाइंडर t। अब अगर t जीरो आ गया, t जीरो आ गया तो यानी d इज डिविजिबल बाय r, तो यानी कि d और r का जो HCF है वो r ही निकलेगा, r से d डिविजिबल है। और यहां हम देख रहे हैं कि d से c डिविजिबल है, अगर यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ जाए तो d से c डिविजिबल है ना। और उसी रिमाइंडर को हमने निकाल दिया, रिमाइंडर निकाल दिया, अगर रिमाइंडर जीरो हो गया तब तो d ही ये हो गया, HCF हो गया। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो C और D का HCF जो होगा, फिर हमें क्या करना होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा D और R में। क्यों लगाना पड़ेगा इसको थोड़ा समझेंगे हम बाद में, जब हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, 2-3 एग्जांपल लेंगे तब समझ में अच्छे से क्लियर आएगा। अभी हम फिलहाल एल्गोरिदम लिख देते हैं, एल्गोरिदम है क्या, कैसे हम लोग HCF फाइंड करते हैं। तो हम लोग को फिर दूसरे स्टेप पे करना क्या है, D और R में फिर यही एल्गोरिदम लगाना है। हाँ, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। तो d इज इक्वल्स टू r को समथिंग से इंटू करेंगे, प्लस t एक रिमाइंडर आएगा, और ये तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, किसी स्टेप में जाके जीरो आएगा। तो स्टेप 3 है हमारा, शॉर्ट में स्टेप 3 है हमारा अप्लाई कंटिन्यू, मतलब इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू दिस प्रोसेस till remainder becomes zero, remainder becomes zero, जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए बस यही करते रहना है। हमें क्या करना है, जैसे C और D बराबर dq C को pq प्लस r लिखना है, अगर ये r जीरो नहीं आया है तो D और r में लगाना है, फिर D और r में लगाना है, D और r में तो d इक्वल्स टू r इंटू एस प्लस टी। अब फिर से अगर t जीरो नहीं आया है तो r और t में लगा लेंगे, r और t में लगाएंगे तो r इक्वल्स टू t इंटू समथिंग मान लेते हैं k प्लस l आया। फिर ये l अगर जीरो नहीं आया तो अब t और l में लगा लेंगे, तो t इक्वल्स टू l इंटू p प्लस मान लेते हैं m और n मान लेते हैं, m और n। अब फिर n अगर जीरो नहीं आया तो फिर l और n में लगाना है, और अगर n जीरो आ गया है तो यही लास्ट डिवाइजर हमारा HCF होता है। तो स्टेप 3 में कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल रिमाइंडर बिकम्स जीरो एंड last divisor is the, and the divisor at this step is HCF of A and B, actually C and D, हमने C and D लिया था, तो C और D का HCF हो जाएगा, लास्ट डिवाइजर जो होगा वही हमारा C और D का HCF हो जाएगा। तो HCF हम लोग एक्चुअली ऐसे ही फाइंड भी करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो HCF फाइंड करते थे, तो यही उसी को हमने यूक्लिड साहब ने एक प्रोसीजर के तौर पे लिख दिया है, और उसको हम उन्होंने नाम दिया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो जरा इसका इस्तेमाल करके हम लोग HCF निकाल के देखते हैं जरा कैसे निकलता है HCF। देखिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, फाइंड द HCF of 455 and 42 using Euclid's division algorithm। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा भी कह सकते हैं, एल्गोरिथम क्या, एल्गोरिथम ये स्टेप्स आ जाते हैं, लेमा में सिर्फ लेमा आता है। तो चलिए फाइंड HCF of 455 and 42 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कैसे हम HCF निकालेंगे, तो उसके लिए ये स्टेप्स था, नीचे जो लिखे थे सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि ये देखिए a ग्रेटर देन b में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम लिखेंगे ऐसे, हाँ 455 इक्वल्स टू 42 इनटू यहाँ पे सम नंबर आएगा और जो रिमाइंडर बच जाएगा उसे यहाँ लिखना है,
इसको रिमाइंडर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वो मैक्सिमम नंबर लिखना है ताकि 42 का मैक्सिमम मल्टीपल करने के बाद भी जो भी बचेगा रिमाइंडर वही यहाँ लिखना है ताकि वो 42 से छोटा नंबर आएगा, है ना। तो 42 को कितने से इंटू करें ताकि मैक्सिमम हम कवर कर जाएं, 45 तक पहुंच जाए लगभग, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ लिख देंगे। तो इसके लिए हम लोग को एक्चुअली रफ में डिवीजन करना पड़ेगा। 45 455 से 42 1 या 42 35 नहीं लगेगा, 0 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 42 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 420। अब ये रिमाइंडर बच जाएगा 35, है ना, रिमाइंडर बच जाएगा 35। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिखेंगे 35। तो एक्चुअली हम इसको घेरते नहीं है, यहाँ लिख देते हैं 10 है, यहाँ लिख देते हैं 35। तो 455 को हम लिख सकते हैं 42 इंटू 10 प्लस 35। अब चूंकि ये जीरो तो आया नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में बोला था कि अब इसमें और इसमें फिर से यही डिवीजन लेमा लगाना है। तो क्या करेंगे आप, यानी कि 42 को हम लिखेंगे 35 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। तो अब जरा देखिए कि 35 से अगर हम डिवाइड करते हैं 42 को तो 1 बार में 35 लगता है और बार में 7 रिमाइंडर बचता है। तो 35 इंटू 1 प्लस 7 हो जाएगा। 35 इंटू 1 प्लस 7 हो जाएगा। फिर अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो चलिए आप 35 और 7 में लगाते हैं। 35 इक्वल्स टू 7 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। तो 7 5 जा 35 हो जाता है और रिमाइंडर बच गया 0 इस बार। 7 5 जा 35, इस बार रिमाइंडर 0 बच गया। तो जो लास्ट डिवाइजर हुआ हमारा ये 7, यही हमारा एचसीएफ हो गया। तो हेंस एचसीएफ ऑफ कितना था 455 एंड 42 इक्वल्स टू 7, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा के। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कैसे हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। एक और ले लेते हैं, चलिए जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ कोई दो नंबर लिख लेते हैं जैसे कि 4052 और 12576। फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। चलिए अब हम इनका एचसीएफ फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे। इसमें देखिए बड़ा वाला ये नंबर है तो इसको लिखेंगे, हाँ बड़ा वाला क्या है 12576 है, तो इसको लिखेंगे 4052 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। तो यहाँ क्या लिखाएगा और यहाँ क्या लिखाएगा, ऐसा लिखना है कि ये जो है 4520 यानी डिवाइजर से ये छोटा नंबर आना चाहिए, तो ऑब्वियसली जो है इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उधर लिखेंगे और जो क्वोशंट होगा यहाँ लिखेंगे। तो चलिए 4052 से डिवाइड करते हैं 12576 को, 4000 12,000 3 टाइम्स लग जाएगा। तो 420 बचता है, 3 टाइम्स लगता है 420 बच जाता है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स लगा और रिमाइंडर बचा 420, तो यहाँ ये आ गया। अब क्या करेंगे, चूंकि वो रिमाइंडर 0 आया नहीं तो अब इस पे और इस पे लगाएंगे, तो यानी कि 4052 इक्वल्स टू 420 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। जरा देखते हैं क्या आता है। 420 से 4052 को करना है डिवाइड, 420 तो नहीं लगेगा, 9 टाइम्स लगेगा तब तो 42 या 8 टाइम्स लगेगा शायद, देखते हैं पहले 8 80 8 2 16 8 4 32 8 0 0 8 2 16 1 8 4 32 1 33, शायद 9 बार में लग जाएगा। 9 0 9 2 18 1
37, हाँ 272, तो ये लिखाएगा 9 यहाँ पे और यहाँ पे 272। अभी भी 272 बचा हुआ, तो अब इस पे और इस पे लगाना है। तो 420 इक्वल्स टू 272 इंटू समथिंग अब प्लस समथिंग, क्या लिखेंगे 272 420, तो 4 एक ही बार में होगा 272 8 हो गया, 11 में 7 4 हो गया, 3 हो गया, 1 फिर से वही आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ पे 148, तो ये 0 नहीं आया है तो 148 पे फिर से लगाएंगे, सॉरी इस पे और इस पे फिर से लगाएंगे, तो 272 इक्वल्स टू 148 इंटू समथिंग अब प्लस समथिंग, तो 148 से लगाइए 272 को, तो 100 दूनी 200 एक ही बार में लगेगा, 148 बार में लगेगा, तो 124 बच जाता है, तो 124 बच गया, तो फिर अब इसमें और इसमें लगाएंगे, तो 148 इक्वल्स टू 124 इंटू समथिंग अब प्लस समथिंग, ये तो ऑब्वियसली एक ही बार लगेगा, 148 124 8 में 4 गया 4 4 में 2 गया तो 24 बच जाता है, अभी फिर बचा ही हुआ है, तो फिर 124 इक्वल्स टू 24 इंटू समथिंग प्लस समथिंग 24 4 बार में देखे 20 25 4 5 20 5 बार में लग जाएगा, हाँ 4 5 20 5 24 2 12 120 4 बच जाता है, 4 बच जाता है, अब ये 24 और 4 में लगाएंगे, 24 इक्वल्स टू 4 इंटू समथिंग प्लस समथिंग 4 छक्के 24 0, अब आ गया 0, देखिए तो अब ये 0 आ गया, 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 और ये 0 आ गया, तो यही जो लास्ट डिवाइजर हमारा है यही हमारा HCF हो गया, तो हेंस HCF ऑफ कितना 4052,12576 इक्वल्स टू 4, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल HCF निकालने में कर सकते हैं। देखते हैं सर समय कितना हो गया, 27 मिनट, चलिए तो एक काम करते हैं, आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, HCF फाइंड करना सीख लिया हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के। अब अगले लेक्चर में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के ही इस्तेमाल से कुछ प्रॉपर्टीज को इस्टेब्लिश करना सीखेंगे, रियल नंबर्स के बीच कुछ प्रॉपर्टीज होता है उनको इस्टेब्लिश करना सीखेंगे, जैसे आपको अभी हम बता देते हैं, जैसे कि रियल नंबर्स में ऐसा देखने को मिलता है जितना भी पॉजिटिव इंटीजर होता है वो या तो 2q टाइप का होता है या 2q+1 टाइप का होता है, तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हाँ कोई भी नंबर इसी टाइप का होगा, या फिर रियल नंबर जो होता है वो 3q या फिर 3q+1, जितना भी पॉजिटिव इंटीजर होता है 3q या 3q+1 या 3q+2 टाइप का होता है, इसको एस्टेब्लिश करना सीखेंगे इस टाइप के स्टेटमेंट को, हाँ या फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो होता है यानी स्क्वायर नंबर जो होता है वो 3m या फिर 3m+1 टाइप का होता है, तो ऐसे रिजल्ट को एस्टेब्लिश करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, अब अगले वीडियो में हम कुछ प्रॉपर्टीज को एस्टेब्लिश करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के, और तब हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला एक्सरसाइज 1.1 हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप को अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए, और ठीक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।